अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े केस की कार्रवाई शुरू हुई जो पंजाब में इंतखाबात कराने के हवाले से थी, जिस पर 3 रुकनी बंदयाल ग्रुप बेंच जो है उसने कार्रवाई का आगाज़ किया। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह थी कि 2 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब जो है बिल्कुल खामोश रहे। पूरी कार्रवाई के दौरान उन्होंने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। वो इस तरह ही गूंगे बहरे बने बैठे रहे। सिर्फ बंदयाल जो है आर्गूमेंट्स दे रहे थे और वही थे। और उधर से नायक साहब जो हैं हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के वकील, उन्होंने अच्छी खासी अपने दलाइल दिए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर सबसे पहले जो कार्रवाई हुई उसमें अगर हमें सुना होता तो आज ये हालात न होते, आज सुप्रीम कोर्ट इतनी बैकफुट पे भी न होती। लेकिन अदालत ने किसी सियासी जमात को नहीं सुना, जिसके बाद ये सूरत हाल संगीन हो गई। उसके अलावा अदलिया भी पीछे हट गई। कल उन्होंने जो रिटर्न आर्डर जारी किया उसमें भी यू टर्न लिया हुआ था कि हमने नहीं कहा कि ये पार्टियां आपस में बैठकर मुज़ाकरात करें, हमने नहीं कहा, हमने सिर्फ ख्वाहिश का इजहार किया था, हमने कोई आर्डर नहीं किया। हालांकि उस दिन इन्होंने आर्डर जारी किया था कि 4 बजे तक 2 बजे तक वफ़ा करें, 4 बजे तक ये मुज़ाकरात का ऐलान करके आएँ तो बात होगी। तो फिर मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो डंडा चलाया था, उसके बाद ये ग्रुप छुपकर अपने कमरों में चला गया और 4 बजे इसकी समाप्ति नहीं हुई। उसके बाद समाप्त हुई और आज भी पीटीआई को ये पूरी यकीन था कि आज बंदयाल ग्रुप जो है आ जाएगा जोश और जज्बे में और वज़ीर आज़म को दूसरों को तलब करेंगे, नोटिस जारी करेंगे इंतखाबात के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये पूछा गया कि ये इंतखाबात में क्यों ताख़ीर हो रही है और उसके लिए फ़ंड क्या है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी अपनी पार्टी का और हुकूमत का मौक़िफ़ सामने रखा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि 2017 से हमें कोई इंसाफ नहीं मिला मुस्लिम लीग नून के साथ, और ख़ुद मुझे जो है विक्टिमाइज़ किया गया, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिला और चीफ जस्टिस साहब ख़ुद इसके कई मौके के गवाह हैं। तो यूँ ख्वाजा साद रफ़ीक ने वहाँ एक हक़ की बात कर दी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कुछ भी नहीं कहा। ताहम पीटीआई वालों का पूरा ज़ोर था कि बस कुछ हो जाए। उसके वकील अली ज़फ़र, फिर शाह महमूद कुरैशी भी रोस्टर पे आए और शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टर पे आके वो बीजमालो जो होती हैं पड़ोसों में, उसका किरदार अदा किया और चीफ जस्टिस को कहा कि देखें हुकूमत, हमने तो मुज़ाकरात में संजीदगी दिखाई, लेकिन हुकूमत ने नहीं दिखाई और इंतखाबात की डेट का ऐलान नहीं किया। मुझे तो अपनी पार्टी ने भी कहा कि तुम गद्दारी कर रहे हो, तुमने 3 दिन का इनको टाइम दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये मुझे जो है टाइम नहीं दिया और यूँ मुज़ाकरात नाकाम हुए और हुकूमत की नीयत सही नहीं थी, आप इस पे कुछ करें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दोनों फ़रीक़ीन की गलती है और दोनों फ़रीक़ैन इस पर दोबारा राज़ी हों और बैठें और मुज़ाकरात करें। तो इस पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने चीफ जस्टिस से कहा कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि हम इस पर दोबारा मुज़ाकरात की तरफ जाएँ और इसका कोई हल निकले। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ अगर पंजाब में इंतखाबात होंगे तो सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ किस गुनाह में तोड़ी जाएँ, जिसकी मुद्दत अभी 6 माह रहती है। अगर ये पहले जाएगा, पहले ही पंजाब पर इल्ज़ाम लगता है, पंजाब पे उंगली उठती है कि सब चीज़ें पंजाब लेगी, पंजाब खा गई। तो ये चीज़ें अगर चली तो फिर पंजाब पर मज़ीद उंगलियाँ उठेंगी। तो खुदारा पंजाब को इस इल्ज़ाम से बचाया जाए और पूरे मुल्क में इंतखाबात हों और सितंबर अक्टूबर में जो भी डेट फाइनल हो, उसके बगैर इंतखाबात नहीं होंगे और बजट पेश करना ज़रूरी है। उस पर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि IMF से कब पैसे मिलेंगे और मिलेंगे तो कहाँ खर्च करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में फिर बंदयाल ग्रुप अपने उस हदों से बाहर निकल रहा था, क्योंकि उसका ये काम नहीं है कि गवर्नमेंट फंड्स जो आ रहे हैं पैसे कहाँ खर्च करेंगे, इलेक्शन पे करेंगे या तरक्याती कामों पे करेंगे या कर्जे उतारने में खर्च करेंगे। ये गवर्नमेंट की साफ दी है कि वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। तो यूँ आज बंदयाल ग्रुप जो है बैकफुट पे नज़र आया, बल्कि बहुत पीछे नज़र आया। जैसे पीटीआई वाले तवक्को कर रहे थे कि आज बंदयाल कोई बड़ा खड़ाक कर देगा सुल्तान राय की तरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सासू माँ की जो दुआएं थी या सासू माँ की जो फ़ोन कॉलें थी, आज वो भी असरअंदाज नहीं हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये बेंच अब कुछ नहीं करेगा और यूँ बगैर किसी कार्रवाई के समाअत मुलतवी कर दी गई। अब कब तक समाअत मुलतवी होती है, कब फिर समाअत होगी, ये देखना होगा कि ये क्या चाहते हैं। लेकिन सूरत हाल वही है जो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया, पार्लियामेंट ने स्टैंड लिया कि अब या हम नहीं या तुम नहीं। तो इस पॉलिसी के बाद
सुप्रीम कोर्ट को बैक फुट पे आना पड़ा, क्योंकि पार्लियामेंट के पास बहुत बड़ा अख्तियार है और इसके साथ जो बड़ी कुव्वत भी इस वक्त पार्लियामेंट के बैक पर है। तो यूँ यहाँ सजाद अली शाह वाली पोजीशन बनती है। अगर कुछ यहाँ चूँ चरा हुई तो फिर वो सजाद अली शाह वाला फार्मूला चल जाएगा, क्योंकि बंदयाल के कैंप के 2 मजीद जज जो हैं वहाँ से निकल कर दूसरी तरफ चले गए हैं और सारे जजेस ने बैठकर अगर कोई फैसला कर लिया तो फिर ये 3 रुकनी बेंच कहीं का नहीं रहेगा। तो ये सूरत हाल है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल में भी यही फार्मूला अपनाया गया है और यूथिया जो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर था, आबिद जुबैरी, जो सुप्रीम कोर्ट बार को अपने इशारों में चलाने की कोशिश कर रहा था, उसको और उसके सात साथियों को मुअत्तल कर दिया गया है और बार काउंसिल का नया सदर मुंतखब कर लिया गया है। और ये बार काउंसिल की तारीख है, मेरे ख्याल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुंतखब सदर को हटा दिया जाए। तो यूँ यूथिया ब्रिगेड को आज़ाद कश्मीर के बाद सुप्रीम कोर्ट बार से भी बाहर किया गया है और जल्दी ये आपको गिलगित बल्तिस्तान से फारिग नजर आएंगे। वहाँ भी बहुत बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, ये इस्लामाबाद का बुरान थमेगा, तो आप देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान का बुरान जन्म लेगा और वहाँ पे सूरत हाल बदलने लगेगी। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो गवा में है, वहाँ पर पाकिस्तान के लिए गए शंघाई कॉन्फ्रेंस में, उस पर तमाम हलकों ने उसको सराहा है। डान न्यूज़ में दूसरी जगहों पे आप देखेंगे तो बड़े बड़े कॉलम्स आज लगे हुए हैं और उसकी फेवर में कहीं भी कोई उसकी मुखालफत में नहीं है, सवाए पीटीआई के। पीटीआई का रोना धोना ऐसे ही है जैसे रमज़ान में शैतान का रोना धोना होता है। तो ये शैतान कुव्वतें, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान की सियासी पजीराई मिले। जो इमरान खान ने पाकिस्तान को तन्हाई में डाल दिया था, पाकिस्तान उससे अब निकल चुका है और ये बिलावल भुट्टो की बड़ी जो है कामयाबियाँ हैं कि अमेरिका से लेकर रशिया तक सबके साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और वहाँ रशियन फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मुलाकात इंतहाई अहम थी, जिसमें फूड सिक्योरिटी और तवानाई पर भी कल बातचीत हुई है और उस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। आज बिलावल भुट्टो ने वहाँ गवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडिया में बैठकर कहा कि वो सुधर जाए, अपने जो है तौर तरीके सही करे, तो फिर उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है। और कश्मीर पर उन्होंने कहा कि वो 2017 के जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न थी, वहाँ तक अगर भारत वापस जाएगा तो उसके बाद ही कोई भारत से बातचीत होगी। तो यूँ बिलावल भुट्टो ने भारत में बैठकर पाकिस्तान के मौक़ूफ़ को जो है बयान किया है और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत जो वहाँ कार्रवाई हुई है देखने के काबिल थी और सारी उनकी तकरीर जो थी वो भी देखने के काबिल है। बहुत ही एक पोलाइटली अंदाज में उन्होंने भारत को आईना दिखाया है और ये बहुत ज़बरदस्त जो है किरदार रहा है। उस पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चला है पीटीआई वालों ने, किसी लड़के की, कोई इकरा यूनिवर्सिटी का लड़का है जो बिलावल से मुशाबा है, किसी प्रोग्राम में किसी लड़की के साथ डांस कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी का फंक्शन है, उसको यूँ दिखाया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो देखे गोवा में पहले जो प्रोग्राम में वहाँ डांस कर रहा है। तो ये सारी इनकी बकवास और जो चलती रहती है, जिस तरह ये फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, इसी चीज़ की इनको महारत है, झूठी इनका ओढ़ना बिछोना है। तो ये चीज़ें इन्होंने की हैं, लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो पर और उसकी पार्टी पर और पाकिस्तान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भोंकने वाले भोंकते ही रहते हैं। आते हैं अब तोशाखाना केस की तरफ। आज इस्लामाबाद में तोशाखाना केस पर भी कार्रवाई हुई। वहाँ पर जज ने इस केस को काबिल समाअत करार दिया और 10 तारीख को यानी 10 मई को इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया है ताकि उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो सके। यूँ अब देखा जाएगा कि इमरान खान 10 तारीख को वहाँ जाते हैं या फिर वहाँ जत्थे लेकर वहाँ झगड़े करने जाएंगे और फिर तोड़ फोड़ करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान अब इस पोजीशन में है तो लोग लेकर वहाँ जाएं और तोड़ फोड़ करें। यूँ 10 तारीख को दोबारा इस्लामाबाद में इमरान खान को तलब किया गया है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो उसका कल का फैसला था उसका रिटर्न आर्डर जारी कर दिया है, जिसमें क्लियर लिखा है कि अगर इमरान खान को कोई सहूलत चाहिए, सेहत के ग्राउंड पर कोई जो है ज़मानत चाहिए, तो उसके लिए इसको पिम्स हॉस्पिटल से मुआयना कराना होगा, शौकत खानम से नहीं, जहाँ किराए के टट्टू बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं वो इसको लिख के देते हैं। इस तरह नहीं होगा, पिम्स हॉस्पिटल से इसका मुआयना होगा और वही सर्टिफिकेट यहाँ चलेगा। तो यूँ इमरान खान के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और आज लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर
زمان پارک میں JIT گئی ہے، جس میں انٹیلیجنس والے بھی ہیں اور پولیس بھی تھی، اور یہ لوگ عمران خان سے تفتیش کرنے کے لیے JIT زمان پارک گئی ہے۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے وہاں رہے اور انہوں نے کرائم سین کے بھی معائنے کیے ہیں۔ یہ اس سلسلے میں ہو رہی ہے جو عمران خان کو جب گرفتار کرنے گئے تھے تو وہاں پتھراؤ کیا گیا اور مارا ماری کی گئی، اس کے سلسلے میں یہ JIT بنائی گئی تھی، اور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ عمران خان اس پر پیش ہوں، تو عمران خان تو پیش نہیں ہوئے، لیکن JIT زمان پارک میں پیش ہو گئی۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ وہاں اس کو آنے دیا گیا اور ساری باتیں کلیئر ہوئی، عمران خان سے پوچھ گچھ بھی کی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ آگے جا کے ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کرم ایجنسی میں کل 8 اساتذہ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر پارا چنار میں بھی یہ واردات ہوئی ہے، وہاں بھی حالات خراب کیے گئے، وہاں بھی قتل عام کیا گیا ہے۔ یہ اس موقع پر کیا جا رہا ہے جب چائنا کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، آج آ رہے ہیں، تو اس کے موقع پر یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس کے پیچھے طالبان ہے، اور طالبان کے پیچھے امریکہ ہے، اور طالبان کے ساتھی اس کی PTI ہے۔ یہ پولیٹیکل ونگ ہے اور وہ عسکری ونگ ہے، بات ایک ہی ہے دونوں کی۔ تو یہ سارے مل جل کے چاہتے ہیں کہ چائنا یہاں نہ ہو۔ آپ کو یاد ہو کہ 2014 میں بھی چائنیز صدر کے دورے کو عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے روکا گیا تھا، اور چائنیز صدر پاکستان نہیں آ پائے تھے۔ اس وقت جنرل باجوہ نے بھی عمران خان کو کہا تھا کہ 2-3 دنوں کے لیے دھرنا ملتوی کریں، لیکن پھر بھی عمران خان باز نہیں آئے تھے۔ تو یوں یہ چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ پاکستان دشمن قوتیں امریکہ کے ساتھ مل کر ایکٹیو ہو چکی ہیں، اور امریکن کے دستاویزات سے بھی یہ بات اب ظاہر ہو چکی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت امریکہ سے دوری اختیار کرنا چاہ رہی ہے اور چائنا کے قریب جا رہی ہے۔ اس طرح عمران خان کا وہ بیانیہ بھی دم توڑ رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت فلاں یہ ڈھنگڑا، اب امپورٹڈ خود عمران خان خود بن گیا ہے، جو امریکہ کو اپنا معاشی پلان بھی دے رہا ہے کہ میں اگر ایک اقتدار میں آیا تو اس قسم کا معاشی پلان چلاؤں گا، میں یہ کروں گا۔ تو بھائی امریکہ کو معاشی پلان دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنا معاشی پلان پاکستان کے عوام کو تو دکھاؤ، پچھلے 4 سال میں تم نے کیا گند مچایا ہے اس کا حساب دو پہلے، اس کے بعد بتاؤ کہ تم اگر اقتدار میں آئے تو پھر کیا کرو گے۔ تو یہ ساری صورتحالیں عوام کے سامنے ہونی چاہیے، قوم کے سامنے ہونی چاہیے، خاص طور پہ یوتھیا بریگیڈ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ان کا لیڈر کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے، سر پہ کالی ٹوپی پہن کے گھوم رہا ہے۔ اس کا بھی راز عبداللہ طارق نے کھولا ہے کہ یہ پنکی پیرنی کا ٹوٹکا ہے کہ 6 مہینے تک عمران خان سر پر یہ کالی ٹوپی کالی ڈسٹ بن پہن کے گھومے گا، اس سے پہلے نہیں اتارے گا، نہیں تو اس کی نوسط پھر اس کو مار دے گی۔ اس کے علاوہ کل اس نے پھر آرمی چیف پر قتل کا الزام لگایا تھا، جس پر کافی حلقوں نے اس کو سخت مذمت کی ہے، اور عمران خان کا مذاق اڑایا ہے کہ کہہ رہا ہے کبھی امریکہ مروا رہا ہے، کبھی 3 بندے مجھے مار رہے ہیں، میں نے ان کی ویڈیو بنا کے باہر بھیج دی ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے آصف زرداری مروا رہا ہے، اس نے پیسے دیے ہیں جنوبی وزیرستان میں 2 لوگوں کو، مجھے پتا ہے وہ لوگ کون ہیں، کبھی کہتا ہے کہ جو ہے DGC مجھے مروا رہا ہے، ابھی پھر اس نے کل الزام دوبارہ دہرا دیا ہے۔ تو یوں اس کے پاگل پن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ ناکام ہو رہا ہے، جیسے جیسے مایوسی اس کی بڑھ رہی ہے، اس طرح اس کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اور یہ الزامات لگا رہا ہے۔ اس کی لاسٹ ریلی جو اس نے نکالی تھی 1 مئی کو مزدور ڈے پر، وہ بھی ناکام ہو گئی تھی۔ 4-5 ہزار لوگوں کو لے کے یہ نکلا لبرٹی چوک سے، لیکن راستے میں ہی لوگ نکلتے گئے کیونکہ لوگ بیچارے پیدل تھے، اور یہ پہلی ریلی تھی جس میں لوگ پیدل تھے اور سارے ان کے لیڈر MP MNA جو تھے گاڑیوں میں اور لینڈ کروزر میں چل رہے تھے، اور لوگ بیچارے غریب گاڑیوں کے ساتھ دوڑ دیے چل رہے تھے۔ لوگ کہاں تک چلیں گے؟ آہستہ آہستہ لوگ نکلتے گئے، اور یہ ریلی اپنی منزل تک بھی نہیں پہنچی، اور آدھے راستے سے عمران خان نے خطاب کیا راستے میں، اور وہیں سے یہ ریلی واپس کر دی گئی۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آگے بھی لوگ نہیں تھے، اور اس کو مزید شرمندگی کا سامنا ہوتا، اس سے بچنے کے لیے ریلی ختم کر دی گئی۔ اس کے علاوہ سندھ کا ایک باشعور شخص اجمل ساندھ جسے قتل کیا گیا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اجمل ساندھ جو فرانس میں PhD کر کے آئے، پہلا پاکستانی ہے جس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں PhD کی، اور وہاں سے PhD کرنے کے بعد بجائے وہاں نوکری کرنے کے وہاں کی پرتعیش زندگی گزارنے سے وہ واپس پاکستان آئے اور کہا کہ میں سندھ میں اپنے نوجوانوں کو تعلیم دوں گا، اور IBA سے منسلک ہو گئے۔ لیکن یہاں پر
کیونکہ قبائلی سسٹم نے سندھ کو تباہ کیا ہوا ہے، اور یہ سرداروں کے آپس کے جھگڑے اس میں عام شہریوں کو مارتے ہیں، اور انہوں نے اجمل ساندھ کو کشمور میں قتل کر دیا گیا۔ اجمل ساندھ کو قتل سندھ کا شعور کا قتل ہے، سندھ کی تعلیم کا قتل ہے، سماج کے جو ہے سوشل زندگی کا، لائف کا قتل ہے۔ یہ دہشت گردی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، اور یہ دہشت گردی جو قبائلی جھگڑے ہیں سندھ میں، اس کی وجہ ہے آپ آج تک کسی بھی قبائلی جھگڑے میں کوئی سردار نہیں مرا، ہمیشہ عام لوگ مرتے ہیں، مڈل کلاس والے لوگ مرتے ہیں۔ اس طرح اجمل ساندھ کا بھی قتل کیا گیا۔ ایس ایس پی نے اپنے طور پر وہاں کارروائی کی ہے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا بھی زور تھا کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، لیکن یہاں قاتل کوئی ایک نہیں، کیونکہ قبائلی جھگڑے ہیں۔ ان قبائلی جھگڑوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کون زیادہ پڑھا لکھا ہے، دوسرے قبائل کو کتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کس شخص کے مرنے سے اس کو کتنا نقصان ہوگا، وہ اس کو مارا جاتا ہے۔ لیکن یہ لڑائی اب ختم ہونی چاہیے، سندھ کے لوگوں کو باشعور ہونا چاہیے، اپنے اصل دشمن کو پہچاننا چاہیے، لوگ بجائے ایک دوسرے کو مارنے کے یہ جو سردار ہیں اپنی جو ہے سلطنت بنا کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑاؤ، جھگڑا کراؤ اور اپنی حکومت چلاؤ۔ کیونکہ کسی بھی جھگڑے میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سردار مارا گیا ہو، سردار کے گھر پہ کوئی حملہ ہوا ہو، ہمیشہ عام آدمی، غریب آدمی مرتا ہے۔ تو لوگوں کو اس پر سوچنا چاہیے، اور سندھ گورنمنٹ کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ اجمل ساندھ کے اصل قاتلوں کو بھی کیفر اقتدار تک پہنچایا جائے، اور ان پر اسپیشل کورٹ میں مقدمے چلا کر انہیں موت کی سزائیں دی جائیں۔ تو یوں آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔